हेलो दोस्तों, स्टडी माइंडसेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग अम्ल, क्षारक तथा लवण का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बहुत अच्छे से रिवीजन किए थे। तो इसमें भी हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण को बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही कम समय में रिवीजन करेंगे, जिसको रैपिड रिवीजन। जैसा कि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा होगा, तो इसमें आपको बहुत लाभदायक देगा। जैसे कि हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर का नाम है। तो अम्ल आखिर होता क्या है? तो अम्ल जो होता है उसका सबसे पहले जानेंगे कि उसका स्वाद कैसा होता है। स्वाद है ना, तो स्वाद जो होता है ना, उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा? खट्टा। जैसे आप लोग कभी नींबू खाए होंगे तो नींबू का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा खट्टा लगता है। जैसे संतरा है ना, तो उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। उसमें भी एक सिट्रिक एसिड, आगे चल के पता चलेगा कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक। तो हम लोग आगे देख रहे हैं कि जो स्वाद में खट्टा होता है और नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल। तो इसके लिए हम एक आसान तरीके से ट्रिक बना दी है, जिसका नाम है अनील। क्या है? अनील। जैसे अनील, अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल, यानी कि अम्ल जो है ना, नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। क्या करता है? लाल। इसका आगे है क्षार। क्षार क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा, है ना। और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। जस्ट उसका अपोजिट है। मतलब जैसे अम्ल जो था, अम्ल क्या करता था? नीला लिटमस पत्र को लाल करता था, लेकिन जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो आखिर सवाल उठता है कि लिटमस आखिर होता क्या है? तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक मतलब जो अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। तो लिटमस जो है वो किसे आगे देखेंगे हम लोग? क्षार। क्षार जो होता है जल में घुलकर कौन सा देता है? OH माइनस। आगे है कि अम्ल जो है ना, जल में घुलकर क्या देता है? H प्लस। जैसे अम्ल जल में घुलकर H प्लस देता है, लेकिन क्षार जो है जल में घुलकर क्या देता है? OH माइनस। अब सूचक में ही बहुत तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है प्राकृतिक सूचक। एक क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक होता है, संश्लेषित सूचक होता है और गंधीय सूचक होता है। तो आखिर प्राकृतिक सूचक क्या होता है? तो प्राकृतिक सूचक होता है जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजेनिया, पिटूनिया, जेरेनियम, है ना। उसी तरह से आगे है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक में आप लोग देख सकते हैं, संश्लेषित मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है। जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिलोप्थनीन, है ना। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित सूचक के बाद आता है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी। तो गंधीय सूचक क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक है, तो हम लोग कलर के थ्रू ना पता करते हैं कि जैसे कलर क्या है। तो जैसे अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है और क्षार लाल को क्या करता है? नीला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देख ही ना पाए, तो यानी कि अगर वो व्यक्ति देख नहीं पाता है तो क्या कर सकता है? आखिर उसको भी तो पता चलना चाहिए कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है। तो उसके लिए है एक गंधीय सूचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्फैक्टरी। इसका एग्जाम्पल आता है वेनिला। क्या आता है? वेनिला, प्याज, लौंग के तेल। इस सब से क्या पता चलता है? सुगंध के माध्यम से। जो अंधा व्यक्ति होता है ना, वो सुगंध के माध्यम से पता कर लेता है। तो एग्जाम में आएगा कि जो गंधीय सूचक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अंधे व्यक्ति के लिए होता है। आगे है सूचक। तो सूचक का जैसे पहले बता चुके हैं सूचक क्या होता है। तो सूचक जो होता है वो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। सूचक क्या करता है? अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति। आगे है लिटमस। तो लिटमस आखिर क्या होता है? तो लिटमस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है ना। जो अगर अम्ल और क्षार में अगर नहीं रहता है ना, तो उसका रंग बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैगनी, है ना। अगर पूछा जाए कि लिटमस का रंग कैसा होता है, तो बताइएगा वायलेट कलर का, यानी बैगनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटमस का रंग कैसा होता है ना। इस वीडियो से आपको और अलावा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि लिटमस, तो लिटमस होता है जो बैगनी रंग का होता है, और यह किस पौधा से निकाला जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के एक पौधा होता है
जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे प्लांट किंगडम में, उसमें एक थैलोफाइटा होता था। तो थैलोफाइटा समूह के एक पौधा होता है जिसका नाम होता है लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। इसी से क्या निकाला जाता है? लिटमस निकाला जाता है, लिटमस। अब आगे कुछ सूत्र दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पिछले लेक्चर में हम आपने किसको क्या बताया था, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH, है ना। इतनी इसके बात जानने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, है ना, कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। आखिर हम लोग जानेंगे कि अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है। जैसे आखिर अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि दानेदार जिंक के साथ जब तनिक सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। आप लोग ध्यान समझिएगा। और वो भी कैसी ध्वनि के साथ? फट फट की आवाज़ करती है, यानी ध्वनि जो होता है उसका वो पॉप की ध्वनि होती है। कैसी? पॉप की ध्वनि। तो लेकिन एक सवाल उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, कि ऐसे कौन सा ऐसा अम्ल है, आखिर एक अम्ल ऐसा है जो जब धातु से अभिक्रिया करता है ना, धातु से अभिक्रिया करता है तो नहीं देता है कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। आगे जैसे जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ZnSO4 बना ले रहा है और H2 गैस क्या कर रहा है? ऊपर भाग यानी निष्कासित हो रहा है। आगे है CaOH2 को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CaOH2 को किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए, यानी कि अभिक्रिया करवाया जाए तो कौन सा क्या होगा? तो इसमें याद रखिएगा कि CaCO3 यानी कि CaCO3 का जो श्वेत अपक्षेप प्राप्त होता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर पूछता है ना। CaCO3 इसका रंग कैसा होता है? CaCO3। और आगे है कि CaCO3 को अगर अत्यधिक मात्रा में अगर CO2 प्रवाहित करने पर, CO2 क्या करेंगे? प्रवाहित, तो क्या होगा? तो CaCO3 का अगर H2O के साथ अभिक्रिया प्लस CO2 उसके साथ मिला देंगे तो CaHCO3 का निर्माण होता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने एक अपक्षेप का नाम बताया था जिसका नाम था BaSO4। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उसका रंग कैसा होता है। आगे है CaCO3 क्या होता है? इसको हम लोग रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है CaCO3, जिसका बहुत सारा नाम है, जैसे चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया। अगर एग्जाम में आएगा कि चूना इनमें से कौन से भिन्न है या इनमें से कौन सा एक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, तो मारिएगा इनमें से सभी का कि ये तीनों जो है ना सेम है। आगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जैसे कि हम लोग पीछे अभी देख चुके हैं कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है, किससे? धातु से, तो हाइड्रोजन गैस देता है। उसी तरह से अम्ल और क्षार आपस में भी अभिक्रिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया नहीं करते। तो जब अभिक्रिया करते हैं तो आखिर सवाल उठता है कि अगर होता है क्या, जैसे अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? तो याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने से लवण तथा जल बनता है, और जब लवण तथा जल बनता है जिसका एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उदासीनीकरण। की जब अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया होता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH क्या है? क्षार, और HCl क्या है? अम्ल, है ना। तो दोनों के बीच जब अभिक्रिया हो रहा है तो उसके बाद क्या बन रहा है? NaCl, और NaCl क्या होता है? नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण। रिवीजन वीडियो है, बहुत अच्छे से रिवीजन करवा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। आगे है कि धातु के ऑक्साइड, शॉर्ट एंड सटीक। धातु के ऑक्साइड जो है ना वो कैसा होता है? क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट NCERT में आता है कि पीतल के एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता है? तो याद रखिएगा कि खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता, उसका एकदम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है
इसको हम पढ़कर सुना देते हैं कि पीतल और तांबे के बर्तन को, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि तांबा एक धातु है और दही में पाया जाता है अम्ल, तो धातु और अम्ल के बीच अपक्रिया तो होगी ही होगी। तो धातु और खट्टे पदार्थ में अम्ल मौजूद होते हैं जो पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर जहरीले यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक। आगे है कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि यह H+ आयन क्या करता है, प्रदान करता है। अम्ल जल में H3O+ तथा H+ आयन प्रदान करता है। और अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए, क्योंकि जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसी तरह से आगे है तनुकरण। क्या है, तनुकरण। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनुकरण। आगे है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है, तो इसका उत्तर होगा क्योंकि HCl के पास हाइड्रोनियम आयन H+ नहीं होता है। हाइड्रोजन आयन H+ नहीं होता है। आगे है पीएच स्केल। क्या है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल से विलयन की क्या मापी जाती है, तो विलयन की क्या मापी जाती है, सांद्रता। विलयन की क्या मापी जाती है, सांद्रता। इसका खोज किसने किया था, तो खोज किया था सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। इसमें 0 से 14 तक होते हैं, पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। किसी विलयन की अम्ल तथा क्षारीयता को दर्शाते हैं। और हाइड्रोजन आयन क्या चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है पीएच मान उतना ही क्या होता है, कम, जस्ट अपोजिट होता है। और याद रखिए कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 14 तक। अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का क्या चीज पीएच मान क्या होगा, उदासीन करना है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से अधिक है तो उसको बोलते हैं क्षारीय। आगे है जठरस। जठरस का पीएच मान 1.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उसी तरह से रक्त का 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी 10। पीएच स्केल पर जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं पीएच स्केल को, पीएच स्केल पर कुछ कलर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कलर। तो इसी को हम यहाँ पर बता दिए हैं कि जो नीला रंग है वो क्षार को दर्शाता है, लाल रंग अम्ल को दर्शाता है और हरा रंग उदासीन को दर्शाता है ना। जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं कि इसको, है ना, आप लोग कि बढ़ती हुई अम्लीयता, यानी कि 0 की ओर जा रहा है तो अम्लीयता बढ़ रही है, और 7 से 14 की ओर जा रहा है तो क्षारीयता बढ़ रही है। यानी कि 7 से जितना ज़्यादा रहेगा वो क्षार होगा और 7 से जितना कम रहेगा वो जो उतने ही अम्लीय होगा, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ का पीएच मान दिया है, वो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि किसमें क्या चीज़ पाया जाता है, कौन सा अम्ल। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल, नेटल का डंक में क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि सिरका में सिट्रिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल। ऐसे जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है, अम्ल तथा क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो पीछे हम आप लोग बता चुके हैं क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल की तथा क्षार की शक्ति विलयन में किस पर निर्भर करती है, तो H+ आयन और OH-। H+ आयन अम्ल में होता है, OH- क्षार में होता है। जितने ज़्यादा H+ रहेगा उतने ज़्यादा उसको प्रबल अम्ल कहेंगे, और जितने कम रहेगा उसको दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो दैनिक जीवन में भी पीएच मान का महत्व होता है। तो याद रखिएगा कि दैनिक जीवन में क्या होता है, तो दैनिक जीवन में होता है शरीर का पीएच प्रास अगर पूछा जाए तो 7.0 से 7.8 के बीच में पाया जाता है, तथा वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो हम लोग उसको एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा कहते हैं। और टूथपेस्ट की प्रकृति, जो हम लोग ब्रश करते हैं ना, क्योंकि हमारे ब्रश में सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय, क्योंकि हमारे मुंह में अम्ल बढ़ जाता है। तो उसी से आगे क्वेश्चन बनता है कि क्या हो जाता है, तो मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है ना, तो दंत क्षय यानी दांत खराब हो जाता है, जिसको कैविटी बोलते हैं,
है ना, जिससे दांत दर्द भी करने लगता है। एक आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है कि H+ आयन की सांद्रता पर विलयन का क्या प्रभाव पड़ता है। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका एक अभिक्रिया दिया हुआ है कि NaCl + 2H2O 2NaOH + Cl2 + H2। आगे है तो हम लोग जब क्लोर क्षार अभिक्रिया होता है तो उसमें 3 पदार्थ का निर्माण होता है, 3 उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे पहला है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस कहाँ जाता है, एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जाता है कैथोड पर। याद रखिएगा तीनों, है ना, तीनों बनता है। आगे है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaHOlOCl2, CaHOlOCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें होता है, तो विरंजक चूर्ण में। कोची में होता है, विरंजक चूर्ण में। याद रखिएगा किसका निर्माण, तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है विरंजक चूर्ण में, है ना। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। शुष्क बुझा हुआ चूना पर CaHOlOH2 पर अगर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका उपयोग होता है कपड़ा के विरंजन करने में। इसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़ा के विरंजन करने में तथा जल को कीटाणु से मुक्त करने में। आगे है बेकिंग सोडा। आगे क्या है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ी बनाने में इसका प्रयोग होता है। याद रखिएगा NaCl H2O CO2 NH3 NH4Cl + NHCl3। आगे है 2NaCO3 को गर्म करते हैं तो Na2CO3 + H2O + CO2 होता है। आगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका उपयोग क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज में, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो बेकिंग पाउडर के बारे में याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा + टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कि बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है, तो बेकिंग सोडा + टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में। सोडा अम्ल में अग्निशामक, बहुत इंपॉर्टेंट, अग्निशामक। जैसे अग्निशामक में किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा। आगे है धोने का सोडा। धोने का सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। धोने का सोडा क्या होता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O Na2CO3 × 10H2O। सोडियम बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग होता है कांच साबुन उद्योग में, बोरेक्स के सोडियम उत्पादन में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। आगे कॉपर सल्फेट। तो ऐसे कॉपर सल्फेट का रंग जैसे पूछा जाए तो कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल में जल होता है। अगर जल को हम लोग गर्म करके हटा देंगे ना तो उसका रंग कैसा हो जाता है, श्वेत। कैसा हो जाता है, श्वेत। लेकिन अगर पुनः उसको भिगो दे, एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अगर क्रिस्टल का रंग जब गर्म करने पर उसको हट जाता है तो रंग श्वेत हो जाता है। अगर श्वेत से हमको पुनः नीला लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो नीला लाने के लिए उसको पुनः जल में क्या कर देना होगा, भिगो देना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। आगे है कि जलीय कॉपर सल्फेट। जलीय कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र होता है नीला CuSO4 × 5H2O। इसको नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। रिवीजन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा होगा आप लोग का, आशा करते हैं आपको वीडियो भी अच्छा लग रहा होगा। आगे है जिप्सम CaSO4 2H2O। तो आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो पुनः क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। इसका उपयोग होता है टूटी हड्डी को जोड़ने में और खिलौना बनाने में, यानी शल्य चिकित्सा में।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में क्यों रखना चाहिए। ये 2 सवाल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। तो ऐसे ही अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और इस तरह का आप हैंड रिटन नोट्स 6 से लेकर 12 तक के लिए चाहते हैं तो आप 81 020 35 072 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और इसी प्रकार और इस लेक्चर का भी आप हैंड रिटन नोट्स आराम से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आगे कुछ HW यानी होमवर्क आपको दिया जा रहा है जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। जैसे क्वेश्चन है, अगर हम पूरा आप लेक्चर देखे होंगे तो बताए हैं कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताना है आपको। ऑप्शन लिख दीजिएगा ABCD में कोई भी। आगे है अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है क्वेश्चन। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आप आंसर इसका बताइएगा। आगे है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका प्रयोग होता है। और अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलता है। और एक और क्वेश्चन है कि अगर कौन सा ऐसा जो धातु है जो अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। ये 4-5 सवाल आपको HW में दिया जाता है। अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से सुने होंगे तो आप इसका कमेंट कर सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और आप हैंड रिटन नोट्स के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपका ये पूरा रिवीजन वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से हम रिवीजन करवाने आपका सफल हुए होंगे और इससे बाहर आपको कोई सवाल नहीं आएगा और आराम से 10 से 20 मिनट में पूरा लेक्चर आप रिवाइज कर सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।